नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आगामी परीक्षाओं में आप लोग झंडा गाड़ेंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ जो हमारी घटना चक्र सीरीज जो पूर्वावलोकन चल रही है, उसमें प्राचीन इतिहास का एक बेहतरीन सा टॉपिक है, जहाँ से लगातार प्रश्न देखे गए हैं परीक्षाओं में। तो आज का टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। मतलब एंशियंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसमें क्या साहित्य, क्या लिटरेचर लिखा गया और उसके इतिहास सॉरी साहित्यकार कौन हुए, किस साहित्य को किसने लिखा है, वो महत्वपूर्ण पुस्तकों पर बात होगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है और कमेंट अवश्य करना है। तो साथियों, देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स होते हैं पहले उन पर, फिर बात करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर जो विगत परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। तो साथियों, देखते हैं कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो सबसे पहले बात आती है इतिहास के पिता किसे कहते हैं। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम होता है हिस्टोरिका। ये कहाँ के लेखक होते हैं? यूनानी लेखक हैं। तो सभी को अमूमन पता होगा कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं और इनकी बुक का जो नाम है वो हिस्टोरिका नाम है। और अगर इसके संदर्भ की बात की जाए कि इसका विषय क्या होता है, तो भारत और फारस के संबंधों का विवरण जो है वो इस हिस्टोरिका में मिलता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण लेखक है मुद्रा राक्षस, जो रचना है किसकी है? विशाख दत्त की। तो एक लेखक है विशाख दत्त, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है मुद्रा राक्षस। और इस ग्रंथ में अगर बात करते हैं तो जो मौर्य डायनेस्टी होती है और उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर विधिवत इन्होंने जानकारी देने का प्रयास किया है, किसमें? मुद्रा राक्षस पर। तो किसकी रचना है? विशाख दत्त की। जैसे क्वेश्चन आता है कि मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश के किस राजा को ज्यादा कन्वेंशन किया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं। और उन्होंने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को व्रसल या कुलीन और जो नाम दिए हैं विशाखदत्त के द्वारा, वो ये नाम दिए गए हैं। और अगर बात करें, ढुंढराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। तो ये बात हो जाती है। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है मुद्रा राक्षस, जो रचना है वो विशाखदत्त की है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित है, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद था उसको पराजित करके सत्ता पर अधिकार किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक साहब हुए हैं व्याकरणाचार्य, जो ग्रामर के विषय में बात होती है इसमें। तो अगर इसमें हम बात करते हैं तो जो पाणिनि साहब थे वो नंद शासक जो था महापद्म नंद के मित्र थे। महापद्म नंद कौन था? तो ये नंद वंश का संस्थापक था। तो पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी लिखी है। अष्ट प्लस अध्याय, हिंदी में बात करें तो इसमें संधि है, दीर्घ स्वर संधि, अष्ट प्लस अध्याय से बना हुआ है, मतलब 8 अध्याय हैं। उसके बाद एक साहब हैं वारामिहिर। वारामिहिर जो है ये गुप्त टाइम के, गुप्ताज डायनेस्टी के एक खगोल शास्त्री हैं, जो ग्रह नक्षत्र की दिशा बताते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस युग के होते हैं? तो ये गुप्त समय के होते हैं। गुप्ता जो गुप्त वंश था उसके समय के थे। और क्या थे? तो खगोल शास्त्री थे। उसके बाद बृहज्जातक, जो पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, खैर उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इनकी पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। तो जो ये साहब हैं, इनकी जो पंच सिद्धांतिका है वो यूनान की जो ज्योतिर्विद्या है, जो हाथ वाथ देख के बता देते हैं कि शादी कब होगी, कितने बच्चे होंगे, कब नौकरी लगेगी, आदि आदि आदि। उसके बाद नेक्स्ट जो साहब हैं वो ब्रह्मगुप्त हैं, जो एक गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन है ये। इन्होंने ब्रह्म विस्फोट सिद्धांत की रचना की है। और नेक्स्ट साहब हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो बात करें तो ये गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। और इनकी पुस्तक जो है वो आर्यभट्टी है। और इसमें सूर्य की स्थिति और जो पृथ्वी के विषय में बताया है। और इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के विषय में पूरी जानकारी दी है। इसने आर्यभट्ट ने, क्योंकि ये खगोल शास्त्री थे साथ में गणितज्ञ भी थे। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की है। तो दशमलव की खोज किसने की है भाई? तो आर्यभट्ट ने की है। नेक्स्ट बात करें तो पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन एक साहब हैं, इनकी जो रचना है मिलिंद पन्हो।
और इसमें जो वर्णन है वो नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच का वार्तालाप है कि जो एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध संत हुआ करते थे नागसेन, और एक हिंद यवन जो एक शासक था मिनांडर, तो उसके बीच का जो है संवाद होता है, वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन होता है, उसको लिखा है इन्होंने मिलिंद पन्हों में। मिलिंद मतलब मिनांडर से लिया गया है, पन्हो मतलब पूछना। तो मतलब नागसेन क्या करते हैं, मिलिंद मतलब मिनांडर से पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। मिलिंद पन्हो का आशय क्या है, मतलब है इसका कि मिनांडर से प्रश्न पूछे हैं किसने, नागसेन ने, तभी इसका नाम पड़ता है मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि कालिदास, तो कालिदास किसके समय में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर थे। और चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो इनके समय में ये दरबारी का हुआ करते थे। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, खंडकाव्य महाकाव्य लिखे हैं, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन होता है। ऋतु संहार ऋतुओं पर लिखा है, मेघदूत मेघ पर बादलों पर लिखा है, रघुवंशम कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की है। और इनके द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा है, मतलब प्रेम कथा है। तो लव स्टोरी है ये, रोमांटिक मूवी लिखी इन्होंने। और अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो अग्निमित्र जो है वो किस वंश का था, शुंग वंश का था। और किसका लड़का था, पुष्यमित्र शुंग का। और पुष्यमित्र शुंग कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखता है। तो वो था, उसका पुत्र था अग्निमित्र शुंग, और उसकी प्रेमिका जो है मालविका। इनके विषय में जो लव स्टोरी है उनकी, उसमें लिखा है मालविकाग्निमित्रम में। नेक्स्ट बात करें, अगले जो साहब हैं, जो लेखक हैं, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है राजतरंगिणी। तो ये कश्मीर के एक हिंदू राजा के इतिहास में कल्हड़ नामक एक लेखक ने राजतरंगिणी लिखी है, जिसके कुल 8 तरंग, 8,000 के लगभग श्लोक हैं। और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। तो राजा जयसिंह के शासनकाल में किसने किया है, कल्हड़ ने किया है। और कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोनराज एवं उसके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया है। तो जो ये शासक था कश्मीर का, जैनुल आबदीन, ये बहुत ही उदार था, और इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण शासक था कश्मीर का। और इसने 2 विद्वान जोनराज और सीवर, इन्होंने कल्हड़ की राजतरंगिणी में आगे और भी विस्तार किया होता है। तो ये महत्वपूर्ण होता है जैनुअल आबदीन। नेक्स्ट देखते हैं, अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। तो अश्वघोष जो थे ये किसके थे भाई, कनिष्क के दरबार में ये थे। और इन्हीं के अध्यक्षता में क्या होता है, ये जब उपाध्यक्ष होते हैं, तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, कहाँ पर, कश्मीर के कुंडल वन में। और उस समय वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो किसके दरबारी कवि होते हैं अश्वघोष, कनिष्क के राजकवि थे। और इनकी तुलना मिल्टन गेटे था, कांट था, वाल्टेयर से की जाती है, मतलब ये विदेशी लेखक हैं, इनसे इनकी कंपेयर की जाती है। और उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं, बुद्धचरित, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धचरित किस रचना है, तो अश्वमेध की है। सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, इसमें प्रथम 2 महाकाव्य हैं और अंतिम नाटक है। मतलब बुद्धचरित और सौदरानंद जो है ये महाकाव्य हैं, और सारिपुत्र प्रकरण जो है ये एक नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं, सौदरानंद में बुद्ध के सौतेला भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है। इसके 18 सर्ग हैं सौदरानंद में। और अगर बात करें तो हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। यहाँ पर एक साहब हैं हर्ष, तो इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, प्रमुख रूप से प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो ये महत्वपूर्ण है, किसकी रचनाएं, हर्ष की हैं। और प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। अंतःपुर बोलते हैं रनिवास को या भीतरी भाग को। तो अंतापुर, ये बहुत बार हिंदी में पूछा जाता है कि अंतापुर क्या होता है। तो अभी शायद आरोप की परीक्षा में पूछा हुआ था कि अंतापुर, इसके लिए मतलब डिफाइन किए इसको।
तो इसमें था कि रानी के रहने का स्थान क्या कहलाता है, अंतापुर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है रत्नावली में भी 4 अंक हैं। यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासोदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा की का ही रोचक वर्णन करता है। तो इसमें मतलब वत्सराज उदयन और उसकी जो रानी थी वासोदत्ता और उसकी परिचारिका मतलब जो सेवा करने वाली थी नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन होता है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। अगली जो रचना है इनकी नागानंद वो बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक हैं। जयदेव ने हर्ष को भास कालिदास बाण और मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए कविता कामिनी का साक्षात हर्ष रूप निरूपित किया है। मतलब इन लोगों से क्या किया है, कंपेयर करते हुए या उनकी समकक्षता उनके समय में बताते हुए उनके इक्वल बताते हुए कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। नेक्स्ट कवि होते हैं महाकवि भास। इनके 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें टी गणपत शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया है। इन नाटकों के नाम फलाना 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 है। तो खैर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बशर्ते आगे बढ़ते हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन होते हैं, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव होते हैं, जो बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे कौन, जयदेव। इन्होंने हिस्ट्री में गीत गोविंद लिखी है। और अगर यही पुस्तक गीत गोविंद नामक पुस्तक अगर हिंदी में पूछी जाती है तो वो मीराबाई की होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। तो इसमें सब गीत लिखे हैं। नेक्स्ट बात करें तो प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो लगभग 55 भाषाओं में ये अनुवाद इसका हो चुका है। और इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, लगातार पूछी जाती है किसकी है, पंचतंत्र किसकी है, तो विष्णु शर्मा की है। और रूटगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में और 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मतलब भारत की एक ऐसी पुस्तक जिसका सर्वाधिक बार अनुवाद किया जा चुका है वो है पंचतंत्र। और मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर ए दानिश अबुल फजल शीर्ष के तहत मतलब उसके नेतृत्व में किया गया था। तो मुगल डायनेस्टी में भी इसका अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है। आगे बात करें तो आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में कांत्रक व्याकरण नामक पुस्तक हिंदी एवं संस्कृत में लिखी थी। और उसके बाद जो महान है तो 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर या भास्कराचार्य ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। इनकी पुस्तक जो है सिद्धांत शिरोमणि। तो भास्कराचार्य कौन थे भाई, ये थे बीजगणितज्ञ थे। और इनकी पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। 4 भागों में लीलावती, बीजगणित, गृहगणित और गोलाध्याय में विभाजित है। तो ये बीजगणित के महान जो साहब थे वो कौन थे, वो थे भास्कर। और आगे अगर बात करें हैं तो देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, बहुत महत्वपूर्ण है। मिताक्षरा जो है किसने लिखा है, विज्ञानेश्वर ने। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी टॉमस कोलब्रुक के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया। इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख है। तो मतलब हिंदुओं के जो विधि विधान नियमावली है उसके विषय में मिताक्षरा में लिखा हुआ है, जो कि लिखा है किसने, विज्ञानेश्वर ने। आगे देखते हैं तो मत्त विलास प्रहसन, ये क्या है, एक संस्कृत का नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। तो मत्त विलास प्रहसन जो है एक संस्कृत का नाटक है और इसके लेखक जो है वो पल्लव राजा हैं महेंद्र वर्मन। और यह एक परिहास नाटक है, मतलब हास्य वाला है। इसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है और दंडी के 10 कुमार चरित्र एवं काव्यदर्श की रचना की गई है। तो इसमें भैया सबसे पहले अगर बात करें तो नरेश महेंद्र वर्मन ने अपनी जोक वाली पुस्तक, मतलब उस समय के कपिल शर्मा हुआ करते थे, तो उन्होंने परिहास नाटक लिखा है जिसमें जो आडंबर थे हिंदू धर्म में उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर लेखकों की बात करते हैं तो दंडी साहब होते हैं। दंडी ने 10 कुमार चरित्र और काव्यादर्श की रचना की है। और फिर बात करें तो मनु स्मृति, इसमें कुल 18 स्मृतियां हैं। इसकी रचना मनु द्वारा हुई है।
सबों को पता है मनुस्मृति मनु द्वारा लिखी हुई है। और मनुस्मृति में क्या है, तो भारतीय समाज व्यवस्था हिंदू विधि से संबंधित है। और अगर बात करें तो मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता, मतलब जो पहला संविधान हिंदुओं के लिए बनाया वो मनु ने बनाया। उसके बाद बात करें तो शूद्रक शूद्रक साहब जो है, इनकी रचना है कौन सी, मृच्छकटिकम। और इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त तथा उज्जैनी की एक प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी का वर्णन है। तो एक ब्राह्मण थे चारुदत्त, और उनकी गणिका थी, मतलब प्रेमिका थी। वो गणिका भले ही थी लेकिन आदर्श प्रेमिका थी। तो आदर्श प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है किसमें, मृच्छकटिकम में, जो किसने लिखा है, शूद्रक ने लिखा है। बहुत पूछी जाती है रचना। नेक्स्ट अगर बात करें तो शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरे शती में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले सूर्य का आविष्कार जो है वो भारत में हुआ, और बाद में ये कहा जाता है, यूरोप जाता है, और यूरोप में हर जगह इसको फैलाया जाता है। तो लगभग भारत, मोस्टली चीज़ें जो भारत की हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो अनुवाद उनका किया जा रहा है अदर लैंग्वेज में, अदर भाषाओं में। और उसमें जो भी एथेंटिक चीज़ें हैं उसको लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग पीछे चल रहे हैं। जो हमारा हजारों वर्ष पहले अच्छा अच्छा सा इतिहास लिखा जा चुका है, उससे जो समस्त विश्व है आज सीख ले रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सूरदास साहब की रचना हिंदी में पूछी जाती है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। और तुलसीदास साहब जो हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब इनकी रचनाएं होती हैं। और उसके बाद राजशेखर एक साहब हैं, इनकी काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, और विद्ध साल भंजिका। विद्वसाल भंजिका किसकी है, राजशेखर की, जिसमें काव्य मीमांसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना होती है। अब आते हैं प्रश्नों पर। तो बात करते हैं कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है, तो हेरोडोटस से, यूनानी लेखक थे। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, जिसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो भारत एवं फारस के बीच जो संबंध होते हैं उसमें। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो किसने क्या लिखा है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है। हम इससे देखते हैं, अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की है। महाभाष्य पतंजलि का है। निरुक्त जो है वो यास्क का है, और वार्तिक जो है वो कात्यायन साहब का है। फिलहाल दो को अटैच कर लेंगे तो बाकी के दो या एक जो बचता है उसको मिलाना आसान हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करना। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त होते हैं। बी जवाब सही होता है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर वर्णन किया जाता है। इसके बाद बात करें तो कौन सी गुप्त काल में लिखी गई हैं, तो गुप्त काल में कौन कौन सी लिखी गई हैं, मुझे लगता है ये चारों ही लिखी गई हैं। अमरकोश जो लिखी है वो अमर ने लिखी है, कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी है, मेघदूत जो है वो कालिदास ने लिखी है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। तो ये चारों ही लोग क्या होते हैं, ये चारों ही लोग गुप्त डायनेस्टी के टाइम के होते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि अमर सिंह की अमरकोश है, वात्स्यायन जो है वो वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र पर बात हुई है, कालिदास की मेघदूत है, और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। दस कुमार चरित्रम किसकी रचना है, तो ये है दंडिन साहब की। दस कुमार चरित्रम किसकी है, दंडिन साहब की है। और सूरदास की तो आपको पता ही है सबको, तुलसीदास की भी पता है, कालिदास की भी पता है। तो यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जैसे भवभूत हो जाते हैं और कुमारदास, इनकी रचनाएं के लिए। बाकी कालिदास, तुलसीदास और सूरदास सभी को पता होती हैं। दंडिन की है दस कुमार चरितम, किसने लिखा है, आचार्य दंडी ने लिखा है। कुमार संभवम महाकाव्य किसका है, कालिदास का है, डी जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है, तो जानकी हरणम, जानकी हरणम नहीं लिखा है कालिदास ने। नेक्स्ट देखते हैं, जानकी
हरणम किसने लिखा है? तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि कुमारदास। जानकी हरणम किसका है? कुमारदास का है। और उत्तर रामचरितम किसका है? भवभूति का है। तो यहाँ पर जो था 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नहीं है? तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम सब किसके हैं? कालिदास के हैं। जबकि जानकी हरणम कालिदास का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी है? तो उत्तर रामचरितम, जो कि भौभूति द्वारा लिखी हुई एक नाटक होता है जिसमें 7 अंगों में राम की कथा है। तो उत्तर रामचरितम किसकी है? यह भौभूति की। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो बाइबल, उत्तर भारत का बाइबल जो है ये संबंधित है नाट्य शास्त्र से। और नाट्य शास्त्र मतलब रसों के विषय में जिसमें उल्लेख होता है। जैसे नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र जो है अगर भारत में बात करें तो भरत मुनि ने लिखा है, जिसमें रसों के विषय में उल्लेख किया है, जितने भी रस होते हैं। तो बाइबल, उत्तर भारत की बाइबल अगर नाट्य शास्त्र से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर रचनाओं की कंपेयर करना है तो डी राजतरंगिणी है, चाणक्य की अर्थशास्त्र है, वात्स्यायन की कामसूत्र है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है। तो इस तरीके से मिलाएंगे, जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो कर लेंगे। कल्हड़ की राजतरंगिणी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, चाणक्य की अर्थशास्त्र है, वात्स्यायन की कामसूत्र है। तो यहाँ पर ए जवाब में सब मिल रहे होंगे। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी किसके शासनकाल में? तो ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, राजा जयसिंह के टाइम पर इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी हुई है? तो पाणिनि द्वारा। बी जवाब इसका सही होता है। नेक्स्ट, कल्हड़ की राजतरंगिणी एक तरह की इतिहास पुस्तक है जो गौडवाहो लिखी थी। तो वाकपति, कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह इतिहास की पुस्तक गौडवाहो, मतलब जैसे कि कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को मेंशन किया है, वैसे ही एक साहब हैं वाकपति। और वाकपति ने कौन सी पुस्तक लिखी है? वो लिखी है गौडवाहो। तो गौडवाहो किसकी है? वाकपत की है। झारखंड पीछे 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। मिलान करना है इसमें, राजशेखर की कौन सी है? और यहाँ पर देखना है कालिदास की, तो भाई है ये मालविकाग्निमित्रम। और हर्ष की जो है, हर्ष की है नागानंद। और भारवी की है किरार किरातार्जुनीयम। और राजशेखर की कर्पूर मंजरी है। तो इस तरीके से इसको मिलाएंगे आगे तो देखेंगे। अब यहाँ पर है भारवी की है किरातार्जुनीयम, हर्ष की नागानंद, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है, और राजशेखर की कर्पूर मंजरी है। तो मिलाने के बाद जो भी ऑप्शन ABCD बनेगा उसको टिक करेंगे। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? तो इसमें बताना है कौन सी हैं। 4 पुस्तकें दी हुई हैं, कौन कौन सी हैं? तो नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम, दशकुमार चरित्रम और शिशुपाल वध। तो इसमें दिया हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब शिशुपाल वध और नैषधीय चरित और किरातार्जुनीयम। जबकि 10 कुमार चरित महाभारत से नहीं ली गई है। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि भारवी द्वारा रचित रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, जिसकी कथावस्तु महाभारत से ली गई। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। और नैषधीय चरित महाकाव्य श्री हर्ष और कीर्ति का स्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग है। महाभारत का नालोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। और शिशुपाल का वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य, इसमें कृष्ण और शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है जो महाभारत से ली गई है। और किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्रम वृहत्त्रयी कहलाते हैं। तो ये 3 रचनाएं क्या कहलाती हैं? वृहत्त्रयी कहलाती हैं, जिसमें वध की बात होती है तीनों में, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल या युद्ध की बात होती है एक तरीके से कहें, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्रम। नेक्स्ट देखते हैं, हम इसमें बताना है कौन क्या है। तो चरक जो थे वो चिकित्सक थे, वारामिहिर तो खगोल विज्ञान थे, और विशाखदत्त ने नाटक लिखे,
ब्रह्मगुप्त साहब गणित वाले थे। तो ऐसे मिलाएंगे, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। तो जहाँ ऐसा मिलेगा वो टिक कर लेंगे तो सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। सी ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा पर आधारित है, सभी को पता है। वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। यूनान की जो ज्योतिर्विद्या है, यूनान वाली ज्योतिर्विद्या पर आधारित पंच सिद्धांतिका किसकी है? वारामिहिर की है। यूनान मतलब ग्रीक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कालिदास का रघुवंशम है, सुमेलित है। और भास का स्वप्नवास दत्तम है, सही है। सुबंधु का कादम्बरी नहीं है, हर्ष का रत्नावली है। और जो कादम्बरी है वो बाणभट्ट की रचना है। तो सी सुमेलित नहीं है, अर्थात सी जवाब करेक्ट हो जाएगा। और मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है जिसमें एक बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो हिंद यवन शासक मिनांडर था उसके मध्य के कन्वर्सेशन को संकलित किया गया है। आगे देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मिनांडर, क्योंकि मिलिंद का मतलब ही है मिनांडर। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ। बौद्ध भिक्षु थे वो नागसेन थे। जैसे यहाँ पर नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन दिया हुआ है तो नागसेन साहब थे। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। कौन किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के थे। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के टाइम पर थे। अमीर खुसरो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के, हरिसेन समुद्रगुप्त का, बाणभट्ट हर्षवर्धन के। अमीर खुसरो एक महत्वपूर्ण करेक्टर होता है यूपी में, क्योंकि इसका जन्म एटा जिले के कासगंज पटियाली में हुआ था और इसको हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। और इसे हिंदी और इस्लामी संस्कृति का जो समन्वय करने वाला है उसका प्रतिनिधि इसे कहा जाता है। और इसने गजल, मुकरियाँ ये सब लिखने का प्रचलन यहीं से होता है, इसी के द्वारा। और इसने तबला एवं सितार का आविष्कार किया था तथा वीणा में इसने सुधार किया था। और इसने सर्वाधिक राजाओं का शासनकाल भी देखा था। और मुख्य रूप से जो दरबारी कवि बना था वो अलाउद्दीन खिलजी का बना था ये। तो मिला लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जैसे दिए हुए हैं, अमीर खुसरो खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त, हरिशंकर, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगी के लेखक कल्हड़ हैं। कल्हड़ ने किसके समय में लिखा था? तो कश्मीर के शासक जयसिंह के टाइम पर ये रचना लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ा था, देख रहे थे। कल्हड़ की राजतरंगी को किसने आगे बढ़ाया था? तो एक जो जैनुल आबदीन थे, उनके जो दरबारी कवि थे जोनराज और श्रीवर, उन्होंने क्या किया था? आगे बढ़ाया था। तो डी जवाब इसका सही हो जाएगा। सौंदरानंद किसकी रचना है? तो सौंदरानंद किसकी रचना है भाई? ये है अश्वघोष की। सौंदरानंद और बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण, ये 3 रचनाएं अश्वघोष की हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये लेखक कौन है? ये हर्षवर्धन है। ये साहब कौन है? हर्षवर्धन है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट है, अब इसमें पूछा है कौन सी रचना हर्ष की नहीं है? हर्ष ने लिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो यहाँ पर जैसे कि देखेंगे तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, जैसे इसके ऊपर ही दिया हुआ है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षचरित्र इन्होंने नहीं लिखा है। हर्षचरित्र किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो वृहत संहिता। वृहत संहिता क्या है? विश्व का कोश है और वारामिहिर द्वारा लिखा हुआ है, संस्कृत का ग्रंथ होता है। वृहत संहिता किसका है? वारामिहिर का है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भौभूति, हस्तमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये उस समय के नाटककार हुआ करते थे, 8वीं शताब्दी के नाटककार हुआ करते थे, तो इसलिए इनको पॉपुलैरिटी मिली है।
नेक्स्ट फिर रचनाओं का मिलान करना है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। तो कौन सा क्या लिखा है, कौन से सही सुमेलित है? मृगकच्छप शूद्रक की है, और मुद्राराज विशाख दत्त की हर्षचरित्र की है, और बुद्ध चरित्र ये वसुबंधु की नहीं है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। बुद्ध चरित्र जो है बाणभट्ट की है। बुद्ध चरित्र जो है वो वसुबंध की नहीं है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा जवाब सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन में प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाणिनि पुष्यमित्र सुख से संबंधित थे, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित थे। तो इसमें मुझे लगता है कि पहला और तीसरा सही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो केवल तीसरा सही है। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय पे थे, अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे, और पाणिनि शाह किसके समय में थे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर रचनाओं का मिलान करना है। तो यह मृच्छकटिकम, शूद्रकम, बिल्हड़, बारहमिहिर की कौन सी है? बृहद संहिता हो जाती है इनकी। विशाख दत्त की, विशाख दत्त की शायद प्रबंध चिंतामणि, और बिल्हड़ की देवकी चंद्रगुप्तम। फिलहाल दो अटैच हो रहे हैं, इसी से अगर ऐड करेंगे तो बन जाएगा कहीं कहीं। हम यहाँ पर देखते हैं तो बारहमिहिर की बृहद संहिता है, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त का है, मृच्छकटिकम शूद्रक का है, और विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ कृत है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णन है। तो इसमें थोड़ा सा दो ऑप्शन इनकरेक्ट थे। फिलहाल मिलाएंगे तो एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन को। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये सारी ही किताबें हैं। उदयपुर प्रशस्ति, ये जो प्रशस्ति है, और मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि ये भी है, पद्यगुप्त नव शाशांक चरित है, एमपीपी से पूछा गया है, क्योंकि ये जो परमार थे इनका जो वर्चस्व था वो एमपी के क्षेत्र में ही था। नेक्स्ट देखते हैं, रचनाओं को फिर सम्मिलित करना है। तो बताना है भाई, मुद्रा राज से विशाखदत्त की है, मालविका की है, कर्पूर मंजरी और सौंदरानंद और सुघोष की है। तो ए जो है हर्षवर्धन की नहीं है, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी इनकी नहीं होती है। ये बहुत लफड़ा है भाई। वेट वेट वेट, इंतजार करिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा था? 37 हो चुका है, 38 हो चुका है, जिसमें कर्पूर मंजरी हर्ष की नहीं है। 39 नंबर, शाकुंतलम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो मृच्छकटिकम नहीं है। ए जवाब। ये किसकी है? तो ये साहब है शूद्रक, उनकी है। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक है कौन है? तो भैया अग्निमित्र है, जो पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था, और इसकी प्रेमिका मालविका, उसके विषय में लिखा हुआ है। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में किस युग में शुंग राजवंश संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो मालविकाग्निमित्रम। जो इसका संस्थापक था शुंग वंश का, वो था पुष्यमित्र शुंग, जिसका लड़का था अग्निमित्र, उसकी प्रेमिका, और प्रेमी की कहानी है मालविकाग्निमित्रम में। नेक्स्ट प्रश्न, स्वप्न वासव दत्ता किसकी है? तो भास साहब है, एक भास साहब है, उनकी रचना है स्वप्न वासव दत्ता। इनके 13 नाटक प्राप्त हुए हैं। इसमें जो चारुदत्त महाकवि, मतलब इसमें स्वप्न वासव दत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचना है।
गीत गोविंद जयदेव साहब की है। जो लक्ष्मण सेन, जो बंगाल के अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन, उनके दरबारी कवि थे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा में थे? लक्ष्मण सेन। कहाँ के शासक थे लक्ष्मण सेन? बंगाल के, अंतिम बंगाल के शासक थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे भाई? जयदेव साहब हैं। मिलान करना है, इसमें मिलान करना है तो भाई कौन सी पुस्तक क्या बताती है? यहाँ देखते हैं इसको। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान है। 10 रूपक नाट्यकला है। लीलावती गणित की है। और महाभाष्य व्याकरण है। तो महाभाष्य क्या है भाई? व्याकरण की है। लीलावती गणित की है। और अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान की है। और 10 रूपक नाटक की है। तो ऐसे इसको मिलाना पड़ेगा, तब ये बन के तैयार होगा। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यस, तो ये गीता से लिया गया, सभी को पता है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये भी गीता से लिया गया है, या मतलब महाभारत से लिया गया है। तो बी जवाब सही होगा। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में पंचतंत्र है, किसकी है भाई? तो ये है विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। लेखकों का फिर से मिलान करना है तो शूद्रक की मृच्छकटिकम B3 लगाएंगे। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है। कल्हड़ की राजतरंगिणी है। शर वर्मा की कांता तो बचती है, तो यही होगी। मिला लेंगे इसलिए हो जाएगा। सर्ववर्मा, कांत्रत, शूद्रक, मृच्छकटिकम, मिताक्षरा जो है वो भी साहब है। विज्ञानेश्वर, कल्हड़, राजतरंगिणी प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन से सही हैं? मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा करते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा करते थे। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुत्र सदस्यों से संबंधित मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग तो ऐसा नहीं है। केवल इसमें दो दिया है, दो में क्या है कि मिताक्षरा जो है उसमें व्यवस्था थी कि पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के पिता और पुत्र की संपत्ति कब मिलेगी? मरने के बाद या जिंदा रहते रहते तो उस पर है। तो मिताक्षरा में जीवित रहते और दायभाग में मृत्यु के पश्चात। केवल ये बात सही है, बाकी ऊंची जाति, ऊंची और नीची जाति से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, बीजगणित के क्षेत्र में अपना योगदान किसने दिया है? तो भाई इसने दिया है भास्कर साहब ने, बीजगणितज्ञ थे। और गणित की पुस्तक लीलावती किसकी है? तो भास्कराचार्य की है या भास्कर साहब की है। आर्यभट्ट थे, गणितज्ञ थे, हम खगोल शास्त्री थे। 56 नंबर में बी जवाब सही हो रहा है। नेक्स्ट, भारतीय गणितज्ञ के दशमलव की जानकारी दी थी आर्यभट्ट साहब ने। नेक्स्ट, मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन है, जो पल्लव वंश के शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं, मनुस्मृति व्याख्याता संबंधित है, तो ये संबंधित है समाज व्यवस्था से, मिलाकर के हिंदू समाज व्यवस्था से। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु साहब हैं। उसके बाद प्रथम विधि निर्माता की बात आ रही तो फिर मनु है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की? भारतीयों ने की। जवाब सही होगा इसका सी। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, हुइटी, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी इनकी है ये, हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइपेंस ड्रोगस और द हिस्ट्री, तो ये हेरोडोटस की है। कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी जवाब दिया जा रहा है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? प्लिनी की है। सही, प्लिनी की, टॉलेमी की नहीं, सॉरी। द नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? प्लिनी की है, ये टॉलेमी की नहीं है। बाकी क्या है कि सब सुमेलित हैं। हिस्ट्री या हिस्टोरिकल जो थी हेरोडोटस की थी। तो निम्न में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो ये हो जाते हैं 65 प्रश्न। तो आज की श्रृंखला
जो है प्रश्नों की इसमें महत्वपूर्ण रचनाओं पर बात हुई है। इसको 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आप किसी भी परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर सही करेंगे। तो ऐसा ये वीडियो है जिसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाना है अपने दोस्तों से। तो थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।